अगर आपने अभी तक इस सीरीज के पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5 नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लें, तभी आपको आगे की कहानी अच्छी तरह समझ आएगी। ईथन जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने एक राक्षस मुस्कुराता हुआ खड़ा होता है। ये देखकर जूली तुरंत दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। राक्षस दरवाजे को रोककर घर के अंदर घुस आता है। उधर टैबिथा को सफेद कपड़े पहने रहस्यमयी लड़का खिड़की से नीचे धक्का दे देता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक अस्पताल में पाती है। डॉक्टरों को नहीं पता कि वह कहां से आई है। उन्होंने उस रहस्यमयी कस्बे का नाम तक नहीं सुना होता। ताबिथा खिड़की से बाहर देखती रहती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या वह सचमुच उस कस्बे से बाहर निकल आई है या नहीं। वह किसी को भी अपनी आप बीती समझा नहीं पाती। तभी उसे पता चलता है कि अधिकारी उससे पूछताछ करने आने वाले हैं, इसलिए वह अस्पताल से निकल जाने का फैसला करती है। बाहर की दुनिया बिल्कुल असली लग रही होती है। तभी उसे फिर से वही सफेद कपड़े पहना लड़का दिखाई देता है। वह लगातार उसे अपनी तरफ बुला रहा होता है। ताबिथा तुरंत उसके पीछे भागती है, लेकिन वह लड़का अचानक गायब हो जाता है। वह मायूस होकर सड़क पर चलने लगती है। कुछ देर बाद वह एक अनजान लड़की से फोन मांगती है। लड़की उसकी मदद कर देती है। टैबिथा अपनी माँ को फोन करती है। जैसे ही दूसरी तरफ से अपनी माँ की आवाज सुनती है, वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाती, लेकिन वह उन्हें अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में कुछ भी नहीं बता पाती। उसकी माँ बहुत परेशान होती है। ताबिथा सिर्फ इतना कहती है कि वह सुरक्षित है और जल्द ही पूरा परिवार फिर से एक साथ होगा। इतना कहकर वह फोन काट देती है। उधर बॉयड वापस कस्बे में लौट चुका होता है और अपने घावों का इलाज करवा रहा होता है। तभी फादर खत्री उसके सामने दिखाई देता है और दोनों कस्बे की मौजूदा हालत पर बात करते हैं। जूली और ईथन अपनी माँ टैबिथा को लेकर बहुत परेशान होते हैं, इसलिए जिम फैसला करता है कि वह जंगल में जाकर अपनी पत्नी को ढूंढेगा। बॉयड उसे बताता है कि अंधेरा होने से पहले उन्हें पत्थरों वाली छोटी झोपड़ी तक पहुंचना होगा, तभी शायद उन्हें लाइट हाउस दिखाई देगा। इसी बीच कैनी भी जिम के साथ जाने का फैसला करता है। बॉयड उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कैनी कहता है कि वह अपने किसी अपने को खोने का दर्द अच्छी तरह जानता है। वह नहीं चाहता कि जूली और ईथन एक ही हफ्ते में अपने माँ बाप दोनों को खो दें, इसलिए वह जिम के साथ जाएगा और टैबिथा को ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा। उधर जेड लगातार उन रहस्यमयी निशानों का मतलब समझने की कोशिश कर रहा होता है। उसे यकीन है कि इन्हीं में इस कस्बे से बाहर निकलने का रास्ता छिपा है। उसकी हालत देखकर क्रिस्टी और केनी उसे वहां से ले जाते हैं, क्योंकि अब उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं होता। क्रिस्टी केनी को विदा करने आती है। वहीं तियनचेन अपने बेटे केनी के सफर के लिए जरूरी सामान तैयार करती है। बॉयड भी उन्हें कुछ जरूरी बातें समझाकर रवाना करता है, लेकिन तभी हालात और भी खराब हो जाते हैं। कस्बे के लोगों की सारी फसल खेतों में ही सड़ जाती है। जब लोगों को पता चलता है कि अब खाने की भारी कमी होने वाली है, तो वे डाइनर में रखा खाना लूटने लगते हैं। इसी दौरान डेल तियनचेन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एल्जिन और विक्टर उसे रोक लेते हैं। विक्टर अपनी बंदूक भी निकाल लेता है। आखिर में बॉयड सबको शांत कर देता है और यह झगड़ा वहीं खत्म हो जाता है। उधर जिम और केनी जंगल के अंदर पहुंचते हैं। वहां उन्हें पेड़ों की टहनियों से बने इंसान जैसे डरावने पुतले दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। थोड़ी दूर आगे उन्हें लकड़ी की कुछ छोटी छोटी झोपड़ियां भी दिखाई देती हैं। जिम कहता है कि अब अंधेरा होने वाला है, इसीलिए आज रात यहीं रुक जाना बेहतर होगा। अगर दरवाजे पर तावीज टांग दिया जाए तो राक्षस अंदर नहीं आ पाएंगे। केनी पहले इस बात से सहमत नहीं होता, लेकिन आखिरकार मान जाता है। रात होते ही बाहर से राक्षसों की डरावनी आवाजें आने लगती हैं। फिर भी दोनों को पूरा भरोसा होता है कि दरवाजे पर लगा तावीज उन्हें सुरक्षित रखेगा। दोनों को पूरा भरोसा होता है कि दरवाजे पर लगा तावीज राक्षसों को अंदर नहीं आने देगा। उसी रात राक्षस फार्म पहुंच जाते हैं। वे बाड़े का दरवाजा खोलकर गायों और भेड़ों को बाहर छोड़ देते हैं। उन्हें पता होता है कि अब कस्बे के लोगों के पास खाने की भारी कमी है, इसीलिए वे जानवरों को चारे की तरह इस्तेमाल करके लोगों को घरों से बाहर निकालना चाहते हैं। उधर टैबिथा को विक्टर के लंच बॉक्स में एक पता मिलता है। हैरानी की बात यह होती है कि वह पता उसी इलाके का होता है जहां वह इस समय मौजूद होती है। वह तुरंत 1557 नंबर वाले घर पर पहुंच जाती है। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति कार से घर लौटा है। जैसे ही उसकी नजर टैबिथा के हाथ में विक्टर का लंच बॉक्स पड़ती है, वह हैरान रह जाता है। वह बुजुर्ग और कोई नहीं बल्कि विक्टर के पिता हेनरी होते हैं। दूसरी तरफ बॉयड और जेड फादर खत्री की छोड़ी हुई शराब पी रहे होते हैं। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। बाहर निकलकर वे देखते हैं कि दो गायें सड़क पर घूम रही हैं। कस्बे में पहले ही खाने की कमी हो चुकी होती है, इसलिए बॉयड बिना देर किए तावीज लेकर गायों को पकड़ने बाहर निकल जाता है। जेड भी उसके साथ चला जाता है। तभी और भी कई भेड़ें बाहर भागने लगती हैं। दोनों मिलकर भी उन्हें संभाल नहीं पाते। विक्टर और तियनचेन समझ जाते हैं कि हालात गंभीर हैं, क्योंकि किसी भी पल राक्षस बाहर आ सकते हैं, इसलिए वे भी तुरंत बाहर निकल आते हैं। उधर जूली जल्दी जल्दी गायों को वापस बाड़े की ओर ले जाने लगती है। बस में सो रहा रैंडल भी शोर सुनकर जाग जाता है। वह सबसे पहले राक्षसों को बाहर निकलते हुए देख लेता है। वह तुरंत बस स्टार्ट करता है और लगातार हॉर्न बजाने लगता है ताकि राक्षसों का ध्यान अपनी ओर खींच सके। इसी दौरान ईथन को अपनी पसंदीदा भेड़ दिखाई देती है। वह उसे वापस लाने के लिए दरवाजा खोल देता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने एक राक्षस मुस्कुराता हुआ खड़ा दिखाई देता है।
है। जूली तुरंत दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। राक्षस दरवाजा रोककर घर के अंदर घुस आता है। सारा तुरंत जूली और ईथन से कहती है कि वे दोनों छिप जाएं। तीनों घर के एक कोने में जाकर छिप जाते हैं। राक्षस जोर से दहाड़ने लगता है। उसी समय बाहर मौजूद दूसरे राक्षस भी मुस्कुराते हुए धीरे धीरे घर की ओर बढ़ने लगते हैं। उधर कॉलोनी हाउस के बाहर यह सब देखकर एल्जिन डर के मारे वहीं जड़ हो जाता है। वह तो भागना भी भूल जाता है। तभी विक्टर उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से दूर ले जाता है। इसी बीच बाकी राक्षस पूरे कस्बे में अपने अगले शिकार की तलाश शुरू कर देते हैं। तीनों जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। तभी रैंडल उन्हें देख लेता है और जोर से आवाज लगाकर कहता है कि जल्दी बस की तरफ आ जाओ। उधर बॉयड टियनचेन से कहता है कि वह यहाँ न रुके और तुरंत सुरक्षित जगह पर चली जाए, लेकिन टियनचेन उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। वह बॉयड का साथ छोड़ने को तैयार नहीं होती। दोनों गायों को लेकर खलिहान की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनके पीछे पीछे राक्षसों का एक झुंड धीरे धीरे चलता रहता है। खलिहान तक पहुंचने का वह छोटा सा रास्ता भी उन्हें बहुत लंबा महसूस होता है। आखिरकार दोनों किसी तरह खलिहान तक पहुंच जाते हैं। बॉयड तुरंत दरवाजा बंद करता है और तावीज टांग देता है ताकि राक्षस अंदर न आ सकें। लेकिन अगले ही पल दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एक राक्षस पहले से ही खलिहान के अंदर मौजूद होता है। बॉयड उससे कहता है, अगर किसी को मारना है तो मुझे मार दो, लेकिन टियनचेन को जाने दो। लेकिन राक्षस उसकी एक नहीं सुनते। वे बॉयड के सामने ही टियनचेन को बेरहमी से यातनाएं देना शुरू कर देते हैं। बॉयड उसे लगातार हिम्मत देने की कोशिश करता है ताकि उसका दर्द थोड़ा कम हो सके, लेकिन अंदर ही अंदर वह पूरी तरह टूट चुका होता है। अपने सामने किसी अपने को इस तरह तड़पते देखना खुद दर्द सहने से भी कहीं ज्यादा तकलीफ देह होता है। अगली सुबह एलिस और फातिमा आराम से नाश्ता कर रहे होते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि पिछली रात कस्बे में क्या भयावह घटना हुई है। उधर जेड से अब और इंतजार नहीं होता। वह बाहर निकलकर देखना चाहता है कि आखिर रात में क्या हुआ था। जब वह खलिहान पहुंचता है तो सामने का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राक्षस टियनचेन को बेरहमी से मार चुके होते हैं, जबकि बॉयड एक खंभे से बंधा हुआ सदमे की हालत में बैठा होता है। जेड तुरंत बॉयड को खोलता है। आजाद होते ही बॉयड दौड़कर टियनचेन के पास पहुंचता है। वह उसे अपनी बाहों में भर लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वह बार बार उससे माफी मांगता रहता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। उधर जंगल में जिम और केनी को बड़ी मात्रा में ताजी सब्जियां मिलती हैं। केनी बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि यह खाना कस्बे के लोगों के लिए कुछ समय तक काफी रहेगा। इसी बीच टबिथा की आंख खुलती है। वह देखती है कि विक्टर के पिता हेनरी हाथ में बंदूक लिए खड़े हैं। ऐसा लगता है कि वह पहले पूरी सच्चाई जाने बिना उसे वहां से जाने नहीं देना चाहते, लेकिन हेनरी उसे जाने नहीं देता। वह कहता है कि पहले उसे यह बताना होगा कि उसके पास विक्टर का लंच बॉक्स कैसे आया, क्योंकि उसका बेटा पिछले 40 सालों से लापता है। टबिथा अपना परिचय देती है। वह बताती है कि एक दिन वह अपने परिवार के साथ घूमने निकली थी। तभी सड़क के बीच गिरे एक पेड़ ने उनका रास्ता रोक दिया। उसके बाद वे एक रहस्यमयी कस्बे में पहुंच गए। वह कस्बा ऐसा है जहां से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। वहां लगातार अजीब घटनाएं होती रहती हैं और रात होते ही राक्षस बाहर निकल आते हैं। वह हेनरी को बताती है कि उसका बेटा विक्टर बचपन में उसी कस्बे में पहुंचा था और अब वह बड़ा हो चुका है। अपनी बात साबित करने के लिए टैबिथा कस्बे में रहने वाले कई लोगों के नाम बताती है। हेनरी जब उन नामों के बारे में इंटरनेट पर देखता है तो पता चलता है कि वे सभी सालों से लापता लोगों की सूची में दर्ज हैं। फिर भी हेनरी उसकी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन तभी टैबिथा अनजाने में कहती है कि विक्टर अक्सर एक लाइट हाउस और कुछ बच्चों को देखने की बात करता है। यह सुनते ही हेनरी चौंक जाता है। अब उसे टैबिथा की बातों पर विश्वास होने लगता है। वह उसके लिए कुछ खाने का इंतजाम करता है और फिर उसे विक्टर और उसकी बहन एलुइज के बचपन का कमरा दिखाता है। कभी इस घर में 4 लोगों का परिवार रहता था, लेकिन अब हेनरी बिल्कुल अकेला रह गया है। वह दिल से चाहता है कि टैबिथा सच कह रही हो और उसका बेटा विक्टर आज भी जिंदा हो। टैबिथा उसे भरोसा दिलाती है कि उसने जो कुछ भी बताया है वह सब सच है। इसके बाद हेनरी उसे घर के बेसमेंट में ले जाता है। वह बताता है कि उसकी पत्नी मिरांडा हमेशा कहती थी कि उसे एक लाइट हाउस और मदद के लिए पुकारते कुछ बच्चे दिखाई देते हैं। वे बच्चे एक ऐसे निराश कस्बे में फंसे हुए हैं जहाँ के लोग पूरी तरह उलझन में हैं। फिर भी वे उम्मीद नहीं छोड़ते, लेकिन हर बार उनकी उम्मीद टूट जाती है और उसकी जगह और भी गहरा निराशा का अंधेरा छा जाता है। मिरेंडा का मानना था कि वे बच्चे समय समय पर अलग अलग लोगों को अपनी मदद के लिए चुनते हैं, लेकिन आज तक कोई भी उन्हें बचा नहीं पाया। हेनरी कहता है कि शायद अब उन बच्चों ने टैबिथा को चुना है। यह सुनकर टैबिथा हैरान रह जाती है। वह दीवारों पर बनी पेंटिंग्स को देखती है। उनमें बनी हर तस्वीर बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी उसने उस रहस्यमयी कस्बे में देखी थी। यहाँ तक कि उनमें सफेद कपड़े पहने वही रहस्यमयी लड़का भी बना होता है जिससे उसका कई बार सामना हो चुका है। उधर क्लिनिक में क्रिस्टी सारा को अंदर आने से रोकती है। तभी सारा उसे बताती है कि पिछली रात राक्षसों ने टियनचेन की बेरहमी से हत्या कर दी। यह सुनते ही क्रिस्टी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। दूसरी तरफ बॉयड और जेड टियनचेन के शव को एक साफ कमरे में ले जाते हैं। जेड खुद को रोक नहीं पाता
और बॉयड से पूछता है, कल रात तुम भी टियनचेन के साथ थे, फिर राक्षसों ने तुम्हें क्यों नहीं मारा? इस सवाल का बॉयड के पास कोई जवाब नहीं होता। वह टूटे हुए मन से वहां से चला जाता है। उधर जिम और केनी खुशी खुशी कस्बे में लौटते हैं और सबको बताते हैं कि जंगल में बहुत सारा खाना मिला है, लेकिन किसी के चेहरे पर खुशी नहीं होती। हर कोई उदास और गंभीर दिखाई देता है। जिम तुरंत समझ जाता है कि जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ है। जब उसे यकीन हो जाता है कि जूली और ईथन सुरक्षित हैं, तब जाकर वह राहत की सांस लेता है। वहीं केनी को अचानक अपनी माँ टियनचेन का ख्याल आता है। वह जोर जोर से अपनी माँ को आवाज देने लगता है। उसे उम्मीद होती है कि अभी उसकी माँ जवाब दे देगी, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा छाया रहता है। वह भागकर डाइनर की ओर जाता है और क्रिस्टी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। डाइनर पहुंचते ही केनी के सामने वह सच्चाई आ जाती है जिस पर वह कभी विश्वास नहीं करना चाहता था। उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसके माता पिता दोनों ही राक्षसों की वजह से उससे हमेशा के लिए बिछड़ चुके होते हैं। कुछ देर बाद वह खुद को संभालता है और क्रिस्टी से अपनी माँ के अंतिम संस्कार के लिए उनका शरीर ठीक से तैयार करने की विनती करता है। वह अपनी माँ के साथ हुई दरिंदगी की कल्पना भी नहीं कर पाता। क्रिस्टी उसकी बात मान जाती है। इस समय रैंडल टियनचेन के शव के पास पहरा दे रहा होता है। क्रिस्टी जब उसकी हालत देखती है तो उसका चेहरा उतर जाता है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि राक्षस किसी के साथ इतनी बेरहमी कर सकते हैं। उसे एहसास होता है कि वह केनी से किया अपना वादा पूरा नहीं कर पाएगी। तभी रैंडल कहता है कि वह यहीं रुकर उसकी मदद करेगा। इसके बाद दोनों मिलकर टियनचेन के शव को अंतिम संस्कार के लिए तैयार करने लगते हैं। इसी दौरान सारा वहां आती है। वह टियनचेन के लिए उसकी पसंदीदा जैकेट लेकर आती है। क्रिस्टी उसके इस काम के लिए उसका धन्यवाद करती है। सारा के लिए उसके मन में जो नाराजगी थी वह भी धीरे धीरे कम होने लगती है। उधर फातिमा पिछले 4 दिनों से कुछ भी ठीक से नहीं खा पाई होती। तभी अचानक उसका एक दांत बिना किसी वजह के टूटकर गिर जाता है। एलिस तुरंत उसे क्रिस्टी के पास ले जाता है, लेकिन वहां मौजूद नर्स मरियल बताती है कि क्रिस्टी इस समय क्लिनिक में नहीं है। अगर चाहे तो वह खुद फातिमा की जांच कर सकती है। शुरू में एलिस को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता, लेकिन जांच के बाद मरियल बताती है कि सब कुछ सामान्य है और फातिमा के पेट में पल रहा बच्चा भी पूरी तरह सुरक्षित है। यह सुनकर एलिस राहत की सांस लेता है, लेकिन इसके बाद फातिमा का व्यवहार अचानक अजीब होने लगता है। वह केनी और जिम द्वारा जंगल से लाया गया खाना चखती है। उसे उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद वह चुपके से और खाना उठा लेती है और एक कोने में जाकर लालच से खाने लगती है। उधर बॉयड अब भी पिछली रात की घटना को भूल नहीं पा रहा होता। उसके दिमाग में बार बार टियनचेन की दर्दनाक मौत का दृश्य घूम रहा होता है। वह डोनोवन को ढूंढते हुए बार में पहुंचता है और पूछता है कि वह इतने सारे शराब के ड्रम क्यों इकट्ठा कर रहा है। डोनोवन गुस्से में कहता है कि वह सुरंग के अंदर जाकर उन सभी राक्षसों को जिंदा जला देना चाहता है। बॉयड फैसला करता है कि वह भी उसके साथ जाएगा। दोनों सुरंग के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर जाल बिछाते हैं और रात होने का इंतजार करने लगते हैं। इसी बीच बॉयड अपने बेटे एलिस से भी कहता है कि इस बार वह एक राक्षस को जिंदा पकड़ने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ क्रिस्टी और रैंडल टियनचेन के शव को पूरी तरह तैयार कर देते हैं। तभी केनी वहां आता है और अपनी माँ को आखिरी बार अलविदा कहता है। उधर जूली सारा के पास जाती है और पिछली रात उसकी और ईथन की जान बचाने के लिए उसका धन्यवाद करती है। वह सारा को बताती है कि पिछले कुछ समय से उसे भी अपने दिमाग में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी हैं। उसे डर है कि कहीं वह भी सारा की तरह किसी के कहने पर लोगों को नुकसान न पहुंचाने लगे। सारा उसे समझाती है कि अगर उसे कभी भी मदद की जरूरत पड़े तो वह बेझिझक उसके पास आ सकती है। इसी समय डॉना पिछली रात मारे गए जानवरों को हटवा रही होती है। ईथन वहां आता है और तुरंत पहचान लेता है कि यह वही गाय है जो पिछली रात बाहर निकली थी। वह डॉना से पूछता है कि क्या राक्षसों ने टियनचेन के साथ भी ऐसा ही किया था। डॉना उसे सच नहीं बताती। वह नहीं चाहती कि इतने छोटे बच्चे के मन पर इतना गहरा असर पड़े। उधर जूली अपने पिता जिम पर बहुत गुस्सा होती है। वह कहती है कि उन्हें माँ को ढूंढने जंगल नहीं जाना चाहिए था। पिछली रात वह और ईथन अकेले राक्षसों का सामना कर रहे थे। वह यह भी कहती है कि टाबिथा को बाहर गए 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन जिम को पूरा यकीन होता है कि टाबिथा अभी भी जिंदा है। वह जूली से वादा करता है कि आगे से वह उसे और ईथन को इस तरह अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। इसके बाद जिम थका हुआ घर लौटता है। वह थोड़ा आराम करना चाहता है, लेकिन तभी घर का वह टेलीफोन जो पहले कभी नहीं बजा था अचानक बज उठता है। जिम जैसे ही फोन उठाता है, दूसरी तरफ से उसके मरे हुए बेटे थॉमस की आवाज आती है। जिम तुरंत कहता है, तुम मेरा बेटा नहीं हो सकते, लेकिन दूसरी तरफ से वही आवाज बार बार उसे डैड कहकर पुकारती रहती है। फिर वह कहती है कि उसे अपने बाकी दोनों बच्चों को बाहर नहीं खेलने देना चाहिए क्योंकि अंधेरा होने वाला है। ये सुनते ही जिम घबराकर तुरंत बाहर भागता है और जूली व ईथन को ढूंढने लगता है। उधर बॉयड हमेशा
हमेशा की तरह अंधेरा होने से पहले घंटी बजाकर पूरे कस्बे के लोगों को घरों के अंदर जाने की चेतावनी देता है। जब जिम देखता है कि उसके दोनों बच्चे सुरक्षित हैं, तो वह तुरंत उन्हें घर के अंदर चलने के लिए कहता है। इसी बीच घर का फोन एक बार फिर बजने लगता है। इस बार जिम गुस्से में फोन काट देता है। उसे पूरा यकीन होता है कि यह सब राक्षसों का ही खेल है। दूसरी तरफ विक्टर अब भी कस्बे के घरों की जगह बदलने की दूरी नोट कर रहा होता है। वह इस रहस्य को समझकर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहता है। काफी हिसाब लगाने के बाद वह फैसला करता है कि अब वह सारा के घर रहेगा और वहीं अपना एक नया ठिकाना बनाएगा। सारा भी उसकी इस बात से सहमत हो जाती है। वह चाहती है कि विक्टर अपने पुराने अपराध बोध से बाहर निकले और कस्बे के लोगों की मदद करे। उधर बॉयड एक राक्षस को जिंदा पकड़ने की अपनी योजना सबके सामने रखता है, लेकिन डॉना इसका जोरदार विरोध करती है। वह कहती है कि राक्षसों पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता। पहले भी एक राक्षस पकड़ा जा चुका है और उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। बॉयड जवाब देता है कि मरा हुआ राक्षस किसी काम का नहीं है। इस बार उन्हें एक जिंदा राक्षस पकड़ना होगा ताकि वे जान सकें कि हर रात उन्हें सताने वाले ये जीव आखिर हैं क्या। उधर फातिमा के सामने जब बीफ स्टेक रखा जाता है तो उसे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती, उल्टा उसे देखकर घिन आने लगती है। लेकिन कुछ ही देर बाद वह चुपके से घर के पीछे जाती है और कूड़े के ढेर में पड़ी सड़ी गली चीजें खाने लगती हैं। इसी दौरान केनी कुछ लोगों को साथ लेकर फिर उसी जंगल में पहुंचता है जहां उन्हें पहले खाना मिला था। पेड़ों की टहनियों से बने वे डरावने पुतले आज भी वहीं खड़े होते हैं और उन्हें देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज उनका मकसद जितना हो सके उतना खाना इकट्ठा करके कस्बे में वापस ले जाना होता है। उधर रैंडल को एक बार फिर अजीब बेचैनी महसूस होने लगती है। अचानक उसकी नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ती है जिसे पेड़ पर कीलों से ठोक दिया गया होता है। डरते डरते वह उसके पास जाकर देखने की कोशिश करता है। वह बुरी तरह घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अगर यह सिर्फ भ्रम है तो हर बार यह पहले से ज्यादा असली क्यों लगता है। वह सबको कहता है कि उसे जितनी जल्दी हो सके इस जगह से निकलना होगा, लेकिन घबराहट में वह कस्बे की तरफ जाने के बजाय गलत दिशा में भागने लगता है। क्रिस्टी तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ती है। इसी बीच उनके साथ मौजूद एक व्यक्ति का पैर एक बड़े लोहे के फंदे में फंस जाता है। सब लोग मिलकर उसे खोलने की कोशिश करते हैं। उन्हें उसका लॉक खोलने वाला हिस्सा तो मिल जाता है, लेकिन वह टूट जाता है। वे हर तरीका अपनाते हैं, फिर भी फंदा नहीं खुलता। उन्हें पता होता है कि अंधेरा होने से पहले हर हाल में वहां से निकलना जरूरी है। तभी रैंडल को याद आता है कि उन टहनियों से बने पुतलों में लोहे की सरियां लगी हुई थी। वह कहता है कि अगर वह सरियां मिल जाए तो शायद उसी की मदद से इस फंदे को खोला जा सकता है। तीनों मिलकर आखिरकार उस लोहे के फंदे को खोलने में सफल हो जाते हैं। क्रिस्टी के निर्देश पर सभी लोग अपनी अपनी जगह संभाल लेते हैं। इसके बाद वे घायल मरियल को उठाकर वहां से बाहर ले जाते हैं। उधर तबिथा देखती है कि हेनरी के घर के पीछे भी बोतलों से सजा हुआ एक पेड़ है। वह बिल्कुल उसी पेड़ जैसा दिखाई देता है जिसे उसने उस रहस्यमयी कस्बे में देखा था। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें वह खोखला हिस्सा नहीं होता जिसके जरिए लोग दूसरी जगह पहुंच जाते थे। हेनरी बताता है कि इन बोतलों को उसकी पत्नी मिरांडा ने टांगा था। वह कहता है कि यह पेड़ असली पेड़ की नकल है, यानी कहीं ना कहीं एक असली पेड़ भी है जिससे यह सब शुरू हुआ था। तभी हेनरी को एहसास होता है कि शायद उनकी सारी मुसीबतों की जड़ वही असली पेड़ है। तबिथा तुरंत उससे पूछती है कि वह पेड़ कहाँ है। हेनरी बताता है कि यहाँ से कार से करीब 40 मिनट की दूरी पर। दोनों बिना देर किए वहां के लिए निकल पड़ते हैं। तबिथा को लगने लगता है कि वह अब सच के बहुत करीब पहुंच चुकी है, लेकिन तभी उसकी नजर हेनरी की कार में पड़े एक ब्रेसलेट पर जाती है। हेनरी कहता है कि यह ब्रेसलेट उसकी पत्नी मिरांडा ने उसके लिए बनाया था, लेकिन टैबिथा उसे देखते ही हैरान रह जाती है। उसे पूरा यकीन होता है कि यह वही ब्रेसलेट है जो उसने अपने पति जिम के लिए अपने हाथों से बनाया था। अब उसे लगने लगता है कि वह कभी उस रहस्यमयी कस्बे से बाहर निकली ही नहीं। वह कहती है कि यह सब उसी खेल का हिस्सा है। यही ब्रेसलेट इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। उसे अब समझ आने लगता है कि इतने सारे अजीब संयोग क्यों हो रहे हैं। वह सीधे विक्टर के पिता के घर कैसे पहुंच गई और यहाँ उसे कस्बे से जुड़ी इतनी सारी चीजें क्यों मिल रही हैं। हेनरी भी भावुक हो जाता है। वह कहता है कि वह कोई भ्रम नहीं है, वह सचमुच एक असली इंसान है। वह भी जानना चाहता है कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। इसलिए अब उन्हें हर हाल में उस असली पेड़ तक पहुंचना होगा, क्योंकि शायद वहीं उन्हें सच्चाई मिले। तबिथा कार रोकने के लिए कहती है। वह हेनरी से कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरे घर के सामने मुझे यह नहीं बता सकते कि तुम्हारा बेटा जिंदा है और फिर बीच रास्ते में हार मान सकते हो। हेनरी बार बार कहता है, नहीं नहीं, हम अब पीछे नहीं हट सकते। उधर कॉलोनी हाउस में अचानक एक बड़ा काला कौवा अंदर घुस आता है। वह पूरे कमरे में बुरी तरह फड़फड़ाने लगता है। कौवे की आवाज सुनकर एल्जिन की नींद खुल जाती है। वह अभी तक अपने पुराने डरावने भ्रमों से पूरी तरह बाहर भी नहीं निकल पाया होता। तभी उसके सामने एक और अजीब घटना घट जाती है, लेकिन उसके बाद भी एल्जिन के साथ अजीब घटनाएं होती रहती हैं। उधर रैंडल भी लगातार डरावने भ्रम और रहस्यमयी घटनाओं से जूझ रहा होता है। अब उसकी हालत ऐसी हो चुकी होती है कि उसे समझ ही नहीं आता कि क्या सच है और क्या सिर्फ उसकी कल्पना। बस में मौजूद रैंडल की हालत भी अच्छी नहीं होती। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे
अनगिनत कीड़े उसके पूरे शरीर पर रेंग रहे हों। तभी बॉयड वहां पहुंच जाता है। बॉयड को देखते ही रैंडल समझ जाता है कि यह सब सिर्फ उसका भ्रम था। बॉयड उससे कहता है कि आज रात वह खुद बस में रहेगा और रैंडल उसके ऑफिस में जाकर आराम करे। वह रात के समय राक्षसों की हर गतिविधि को अपने सामने से देखना चाहता है। उधर ईथन को अब यकीन होने लगता है कि उसकी माँ टबिथा शायद अब जिंदा नहीं है। वह हैरानी की बात यह होती है कि बहुत शांत दिमाग से यह सोचने लगता है कि अगर उसकी माँ की मौत हो गई है तो उसका शव कहाँ मिल सकता है। लेकिन जिम यह बात बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पाता। उसे पूरा विश्वास होता है कि टबिथा अभी भी जिंदा है और सच भी यही होता है। इस समय टबिथा हेनरी से बहस कर रही होती है। वह कहती है कि उसके आसपास जो कुछ भी है वह सब झूठ है। वह उस रहस्यमयी कस्बे से बाहर निकली ही नहीं है क्योंकि उसने यहाँ वही ब्रेसलेट देखा है जो उसने अपने हाथों से जिम के लिए बनाया था। लेकिन हेनरी कहता है कि वह ब्रेसलेट उसकी पत्नी मिरांडा ने उसके लिए बनाया था। हेनरी समझाता है कि अब बहस करने का कोई फायदा नहीं है। अगर वे उस असली पेड़ तक पहुंच जाएं तो शायद उन्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी। लेकिन टैबिथा वहां जाने से मना कर देती है और कार से उतरने की कोशिश करती है। अचानक उसकी आंख खुलती है। वह खुद को एक एम्बुलेंस में पाती है। डॉक्टर बताते हैं कि उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई है, जबकि हेनरी बेहोश है और उसे लगातार निगरानी में रखना होगा। जांच अधिकारी विक्टर का लंच बॉक्स निकालते हैं। उन्हें पता होता है कि टबिथा कल अस्पताल से भाग गई थी। वे उसे वापस अस्पताल ले जा रहे होते हैं जहां उससे आगे पूछताछ भी की जाएगी। लेकिन टबिथा अस्पताल वापस जाने से साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि अब वह बिल्कुल ठीक है और उसे यहीं उतार दिया जाए। तभी एम्बुलेंस में मौजूद एक व्यक्ति आगे देखकर कहता है, सामने सड़क पर एक पेड़ गिरा हुआ है। ये सुनते ही टबिथा चौंक जाती है। सामने का नजारा बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उसने अपने परिवार के साथ पहली बार देखा था। सड़क के बीचों बीच वही पेड़ पड़ा होता है। टबिथा डर जाती है क्योंकि उसे अच्छी तरह पता होता है कि अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन जांच अधिकारी अभी भी बिल्कुल शांत रहता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि मामला कितना गंभीर है। तभी आसमान में धीरे धीरे बहुत सारे कौए मंडराने लगते हैं। यह देखकर टबिथा और भी घबरा जाती है। अधिकारी उसे शांत रहने के लिए कहते हैं और वापस एम्बुलेंस के अंदर बैठने को कहते हैं। वे फैसला करते हैं कि अब दूसरी सड़क से जाने की कोशिश करेंगे। उधर ईथन के पास फिर से थॉमस के नाम से फोन आता है। फोन पर आवाज कहती है कि उसकी माँ इस समय एम्बुलेंस में है और उसे उनकी मदद की जरूरत है। जिम तुरंत फोन छीन लेता है। उसे पूरा यकीन होता है कि फोन के दूसरी तरफ कोई इंसान नहीं है। वह गुस्से में कहता है, मेरे बच्चों से दूर रहो। लेकिन दूसरी तरफ से आवाज आती है, वे तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। ये सुनते ही जिम गुस्से में फोन पटक देता है। तभी उसकी नजर फोन पर जाती है और वह देखकर दंग रह जाता है कि उस फोन में तो कोई तार ही नहीं लगा होता। उधर बॉयड और रैंडल बस के अंदर बैठकर राक्षसों का इंतजार कर रहे होते हैं। रैंडल हैरानी से कहता है कि यह बहुत अजीब है। हर रोज इस समय तक राक्षस बाहर दिखाई देने लगते हैं, लेकिन आज अभी तक एक भी नजर नहीं आया है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट जरूर करें।